हेलो वेटरन्स, फ्रेंड्स, वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें कुछ कमेंट्स आए थे। एक मेरे व्यूअर के कमेंट्स थे कि हम इस पर्स में ज्वाइन ही नहीं करें। सर, ये छूट आपको नहीं है। हर व्यक्ति को इस पर्स में जाना है। 31/12/2022 तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जानी है। हाँ, कुछ नेवी की एक किताब निकली थी, उसमें थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हुआ था। उन्होंने कहा था कि ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी को इस पर्स में जाना है। आज मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैं आपको जो भी बातें बता रहा हूँ ये नियमों पर आधारित हैं, क्योंकि इन रूल्स एंड रेगुलेशंस की हमको जानकारी नहीं है। हम इधर उधर भागते रहते हैं, हम गलत चीज़ें सुनते रहते हैं। हमारा काम है कि हम सही प्रकार की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज अपने पास रखें, क्योंकि हमने आर्मी में सर्विस की है, तो हमें ये भी पता चलना चाहिए कि किस रूल का कहाँ और कैसे असर पड़ता है। अभी हमारे काफ़ी जो सोल्जर्स हैं डिसेबल्ड होकर के जाते हैं और उनको डिसेबिलिटी पेंशन भी मिलती है, नियमों का भी काफ़ी पता है, लेकिन काफ़ी चीज़ें हमारी जो रूल्स रेगुलेशंस में हैं, जो DSR है, डिफेंस सर्विस रेगुलेशन 2008 पार्ट 1 से ये मैंने लिया हुआ है कि जो हमारे कॉजेज होते हैं डिसेबिलिटी के, वो कौन कौन से होते हैं और किस कॉज के कारण हमें कौन सी डिसेबिलिटी मिलती है। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि हम जब सर्विस करते हैं तो हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहाँ हमें बीमारी हो जाए और कहाँ हमारे एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि आपकी डिसेबिलिटी दो ही कारणों से होती है, या तो बीमार हो सकते हो आप या आपको इंजरी हो सकती है। उसके बाद में ये कारण बढ़ जाते हैं, कई प्रकार से कहे जाते हैं। होती तो दो ही हैं, या तो बीमारी होगी या इंजरी होगी। बीमारी होगी, हॉस्पिटल में जाओगे, इंजरी होगी, उसके बाद भी आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होकर के भी हॉस्पिटल में जाओगे। तो ये देखा जाएगा आपकी जो बीमारी है या आपकी जो इंजरी है, क्या वो उसमें मिलिट्री सर्विस का कोई रोल है, क्या मिलिट्री सर्विस से वो रिलेटेड है, कनेक्टेड है, कोई कैजुअल कनेक्शन है तो आपको डिसेबिलिटी मिलेगी, यदि नहीं है तो आपको डिसेबिलिटी नहीं मिलेगी। अब इन्होंने काफ़ी अध्ययन करने के बाद एक एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाई हुई है, और ये एग्जॉस्टिव लिस्ट मैंने शॉर्ट कर रखी है। जब आप DSR के 2008 पार्ट 1 में जाके देखोगे तो वहाँ काफ़ी कारण हैं और सीरियल वाइज दे रखे हैं, लेकिन वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया है। तो ये पहली कैटेगरी है, कैटेगरी ए। और कैटेगरी ए में जो व्यक्ति डिसेबल्ड होता है, डिसेबल्ड तो ये भी होता है, लेकिन इनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती है, ये नाना केस में आते हैं। जो कैटेगरी ए के जो केस हैं, नॉट एट्रीब्यूटेबल, नॉट एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, क्योंकि इन पर मिलिट्री सर्विस का कोई असर नहीं होता है, ये व्यक्तिगत होते हैं। तो इनमें 4-5 प्रकार की चीज़ें हैं। पहला है, आप यदि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीजेज हैं, ये नेचुरल कॉजेज होते हैं सारे। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज मतलब जेनेटिक डिजीजेज, यदि आपकी कोई बीमारी आपके ही खुद के शरीर के कारण है, या आपकी संरचना के कारण है, या आपकी कोई बीमारी जेनेटिक है, उसके कारण यदि आप बीमार हुए हो, डिसेबल्ड हुए हो, तो आपकी ये जो डिसेबिलिटी है ये एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस नहीं मानी जाएगी। दूसरा है क्रॉनिक इलनेस लाइक हार्ट डिजीज एंड रीनल फेलियर। दूसरी ऐसी बीमारियां होती हैं, आपका हार्ट फेलियर हो जाए या आपका रीनल डिजीज हो जाए, जो गुदा संबंधी बीमारियां हैं, इनको भी नहीं समझा जाता कि ये मिलिट्री की किसी ड्यूटी के परफॉर्म करने के कारण हुई हैं। ये केवल और केवल आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिफॉर्मिटीज हैं, या जेनेटिक जो हैं, या नेचुरल कॉजेज हैं, उसके कारण हैं। यानी जो बीमारी नेचुरल कॉज से होती है, जो हो ही जाती है, कोई नहीं रोक सकता, या मिलिट्री में होते या नहीं होते, ये तब भी हो जाती। लेकिन यदि इनका रोल कोई मिलिट्री का नहीं है इनमें, तो इनको भी नाना केस में माना गया है। तीसरा है प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। अब बीमार तो आप कहीं भी हो सकते हो, और एक ऐसी बीमारी जिसमें मिलिट्री का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जब आप मिलिट्री की ड्यूटी पर खड़े हुए हो तो उस समय कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो आपके मतलब खुद के
जो नेचुरल कॉज है उसके कारण और लंबी बीमारी हो जाती है, वो भी इसको नहीं माना। अब इन सब चीज़ों का निराकरण केवल और केवल मेडिकल बोर्ड करेगा, मेडिकल अथॉरिटीज करेंगे, डॉक्टर्स करेंगे। ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इनमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोलॉन्ग इलनेस है। अब किसके कारण हुई, कैसे नहीं हुई, ये सारी चीज़ें वही बताएंगे। और ये हो जाए कि ये जो कुछ भी है नेचुरल कॉज है, ये यदि मिलिट्री में नहीं होती है तब भी हो जाती, तो इसका मतलब ये भी नाना केस में होगा, नॉट एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। अब आगे ये तो है आपकी सारी बीमारियाँ। नेक्स्ट है आप एक्सीडेंट्स व्हाइल नॉट ऑन ड्यूटी। अब ये जो एक्सीडेंट दोनों ही कारणों में होते हैं। यदि एक्सीडेंट आपको मिलिट्री ड्यूटी के वक्त होते हैं, चाहे आप ड्यूटी पे खड़े हुए हो, चाहे आप कहीं जा रहे हो, या आप किसी कानवाई में जा रहे हो, कहीं ट्रांसपोर्टेशन में जा रहे हो, या आप फील्ड में सर्विस कर रहे हो, या आप पीस में सर्विस कर रहे हो, या आप युद्ध में काम कर रहे हो, उस समय यदि आपको एक्सीडेंट होते हैं तो मिलिट्री सर्विस का कोई रोल उनमें होता है तो एट्रीब्यूटेबल है। अदरवाइज आपको एक्सीडेंट होता है जब आप ड्यूटी पर नहीं हो तो उसको नॉन एट्रीब्यूटेबल नाना केस में माना गया है। और ये ऐसे केस हुए हैं, अभी भी रिसेंटली डिसीजन आए हैं कि एक व्यक्ति जिसको AFT ने यह माना कि एट्रीब्यूटेबल माना, लेकिन कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। बोले कि जो व्यक्ति घर में छुट्टी काटने गया था, जब वो घर में पहुंच गया उसके बाद मिलिट्री का रोल ख़त्म हो जाता है। वो अपनी बहन की शादी के लिए सामान लेने जा रहे थे, स्कूटर के एक्सीडेंट हो गया, दैट वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑन मिलिट्री ड्यूटी, और उनको पेंशन के लिए मना कर दिया। और ये क्लियर हो चुका है कि यदि आप मिलिट्री ड्यूटी पर नहीं हो और आपको एक्सीडेंट हो जाता है तो वो नहीं माना जाएगा आपका एट्रीब्यूटेबल, ये नाना केस में माना जाएगा। और ये नाना केस जब हो जाते हैं, यानी डिसेबिलिटी तो आप हो, नाना केस जब हो जाते हैं तो आपको क्या क्या है, ये सारे के सारे नाना केस में आते हैं। और इनको डिसेबिलिटी एलिमेंट एप्लीकेबल नहीं है, जो पैसा मिलता है वो नहीं मिलेगा। और इनवैलिड पेंशन मिलेगी यदि इनकी 10 साल से ज़्यादा सर्विस है। और इनको जो इन केस ऑफ डेथ इनको मिलेगी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। ये ध्यान रख लीजिए आप कि ये जो नाना केसेज हैं इनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलेगी। और दूसरे जो सेफ 1 में जाते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होती है, उनको भी ऑर्डिनरी और एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलती है। एनहांस मिलती है आपकी 7 साल सर्विस जब तक नहीं होती है, कोई डेथ हो जाती है, एनहांस मिलती है, उसके बाद ऑर्डिनरी मिलती है। यानी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के केस में, यानी फैमिली पेंशन के केस में इनको इक्विवेलेंट किया गया है वहाँ जो आपके जो सेफ 1 में या एक कैटेगरी ए में या मेडिकल कैटेगरी ए में डिस्चार्ज जाते हैं। अब आता है आपका कैटेगरी बी। ये है कैटेगरी बी, कंटिन्यूड एक्सपोजर टू एक्सट्रीम वेदर। यदि बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसके कारण आपको किसी प्रकार की अर्थराइटिस वगैरह हो गई है या ऐसी बीमारियां हो गई हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए बैठी हैं, वो आपके कैटेगरी बी में आएंगी। और कंटिन्यूड एक्सपोजर टू ऑक्यूपेशन हैजार्ड्स, आप जो काम करते हो उस काम के कारण यदि आपको कोई किसी प्रकार की बीमारी हो गई है तो वो भी कैटेगरी बी में आएंगी। नेक्स्ट है आपकी कैटेगरी सी, एक्सीडेंट्स एंड मिसहैप ट्रैवलिंग ऑन ड्यूटी बाय रोड, बाय एयर और एट सी। जब आपको कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप ट्रैवल कर रहे हो, किन किन साधनों से आप ट्रैवल करते हो आपको पता है। आप रोड पर चलते हो, आप हवा में चलते हो, बाय एयर जाते हो, आप समुद्र पर चलते हो, किसी प्रकार का हो जाए ये आपका एट्रीब्यूटेबल है। यदि आप ड्यूटी कर रहे हो और बिजली का कोई झटका लग जाए, इलेक्ट्रोक्यूशन व्हाइल ऑन ड्यूटी, ये भी आपका सी में आएगा। एक्सीडेंट ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स, यदि आपके यूनिट के लेवल पे कोई ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स हो रहे हैं या आप कोई एडवेंचर एक्टिविटी पहाड़ पर चढ़ने में माउंटेनिंग का काम वगैरह कर रहे हैं या आप एक्सपेडिशन पर या ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, ये भी सारे के सारे कैटेगरी सी में माने जाएंगे। और इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा बी और सी का, दोनों का, बी और सी का रिजल्ट ये होगा आपको डिसेबिलिटी जो पेंशन है मिलेगी। और इन दोनों केसेज में किस किस में, बी और सी में आपको स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी। आप ध्यान कर लें, कभी कभी ऐसा होता है हमें पता नहीं होता है और कई बार ऐसा सुना है कि भाई मेरे को डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है इन केस ऑफ माय डेथ, क्या डिसेबिलिटी मेरी मिसेज को मिलेगी? आपकी मिसेज को डिसेबिलिटी के नाम से नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी पेंशन जो आपके जो नाना केस वाले हैं या सेफ 1 वाले हैं जो मेडिकल कैटेगरी ए वाले गए हो उनसे ज़्यादा होगी और ये लगभग 60% के आसपास होती है। नेक्स्ट है आपका कैटेगरी डी। कैटेगरी डी में है आप ड्यू टू एक्ट ऑफ वायलेंस और अटैक बाय टेररिस्ट ऑन ड्यूटी, ऑफ ड्यूटी, बॉम्ब ब्लास्ट एक्सेट्रा। जब आप ड्यूटी कर रहे हो उस समय आपको कोई वायलेंस का अटैक हो जाए, एंटी सोशल एलिमेंट हो जाए, टेररिस्ट हो जाए या आपका
बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, इसके कारण यदि आपको किसी प्रकार ऐसा होता है तो वो भी आपका जो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस माना जाएगा। और दूसरा, यदि आप कहीं एक घर जा रहे हो और उसमें आपको किसी प्रकार से इस प्रकार के एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, इवन आप ऑन ड्यूटी भी नहीं हो और इस प्रकार का कोई अटैक हो जाता है, तो वो भी आपको काउंट किया जाएगा किसमें, आपकी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, और ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में आपका निकल करके आएगा। वाइल एडिंग सिविल पावर्स ड्यूरिंग कैलेमिटीज, कई प्रकार की बाढ़ आ गई अभी, और कई प्रकार जो एड करते हैं आप सिविल पावर्स को, और इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनको भी इसमें डी में माना गया है। और इसमें आपको लिबरलाइज डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा जिसकी रेट ज़्यादा होती है, और लिबरलाइज फैमिली पेंशन मिलेगी जो इन केस ऑफ डेथ, ये है दोनों को। और नेक्स्ट है आपका कैटेगरी ई। वो अब इसमें सारी की सारी ऐसी सिचुएशन है जो वॉर लायक है, जैसे युद्ध चल रहा है, चाहे आप नेशनली काम कर रहे हैं या इंटरनेशनल मिशन पर जब जाते हैं, पीस कीपिंग काम के लिए जब जाते हैं। इस प्रकार जम्मू कश्मीर में ये चला हुआ है, जो बॉर्डर के स्क्रिमेज चले हुए हैं, या आप बाहर के आप माइंस को ले आउट कर रहे हैं या माइंस लगा रहे हो, इस प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें भी सारा का सारा, या कोई टेररिस्ट ही आपको किडनैप कर ले, तो इन सब केसेज में आपको कैटेगरी ई मिलेगी। और कैटेगरी ई में जो आपको मिलेगा वार इंजरी एलिमेंट, जो आपकी रेट ज़्यादा होती है। डब्ल्यूई का एक डिसेबिलिटी एलिमेंट होता है, एक वार इंजरी एलिमेंट होता है। यदि इन कारणों से आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आपको वार इंजरी एलिमेंट मिलेगा और लिबरलाइज फैमिली पेंशन मिलेगी आपको। तो ये इस जो मैंने आपको डाला है, केवल और केवल इसलिए डाला है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हम जब ड्यूटी पर होते हैं हमारे पास कौन सी किस प्रकार की परेशानी हुई है और हमें किस प्रकार की डिसेबिलिटी मिलेगी। ये निश्चित है कि आपकी ये जो कारण हैं, ये सारे के सारे जो इनका डिसाइड करेंगे वो आपका जो मेडिकल बोर्ड है वो करेंगे, क्योंकि आपकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूट है या नहीं है, परसेंटेज क्या है, ये भी सब मेडिकल बोर्ड ही करेंगे सारा का सारा। और इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि आप बी और सी कैटेगरी में हो तो उस समय यदि कोई डेथ होती है 60 साल से नीचे, नॉर्मल स्पेन ऑफ लाइफ आप जो कंप्लीट कर ले हो, तो आपको स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी जिसकी रेट ज़्यादा होती है, लगभग 60% के आसपास होती है। और जो आपकी लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन है वो आपके जितने पेन अलाउंसेज होते हैं, टोटल एम्यूलमेंट्स होते हैं, उसके बराबर होती है। इन चीज़ों की जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों की जानकारी होती नहीं है और हम उसका नुकसान उठा जाते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए डाला, और भी डालता रहूँगा, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। हमें पता है तो हम दूसरों को बताएंगे। और ये खास करके मेरा जो वीडियो है, जो सेवा में है इस समय, सेवारत जो सैनिक है उनके लिए है कि उनको पता होना चाहिए। और आप भी इसको पढ़ सकते हो, आप इसको एग्जॉस्टिवली इसको पढ़ सकते हो। ये DSR डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशंस 2008 पार्ट 1 से ये मैंने लिया हुआ है, और ये जगह जगह मिल जाते हैं आपको, कहाँ कहाँ और कैसे कैसे है। लेकिन इसको ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको पता चलता रहेगा। लेकिन आपको डिसेबिलिटी तभी मिलेगी जब आपका उसका कनेक्शन, कैजुअल कनेक्शन आपकी मिलिट्री सर्विस से होगा। यदि मिलिट्री सर्विस से नहीं होगा तो डिसेबिलिटी एलिमेंट या ये आपको नहीं मिलेगा। मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।